इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो था वो हम देख चुके हैं। प्रोनाउन तक का पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम देख रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं एडजेक्टिव से। इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं बोलते, ड नहीं बोलते हैं। ड को साइलेंट कर देते हैं, बस एडजेक्टिव बोलते हैं। तो द एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है, कैसा होता है वो देखेंगे, उसके एक्सरसाइजेस देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और रूल्स जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सेकेंड पार्ट है। ये सेकेंड पार्ट, इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा। थर्ड पार्ट के साथ आपका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, आपका मतलब ग्रामर का। ठीक, तो मैंने इतना लंबा इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत लंबा ये पॉइंट हो जाता है और ज़्यादा लंबा वीडियो भी आपको बोर कर देगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द एडजेक्टिव डेफिनेशन क्या लिखा है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? वो शब्द होता है जो क्वालिफाई करता है। देखो, क्वालिफाइड मतलब विच क्वालिटीज ऑफ डिस्क्राइब अ नाउन, गलत है, वहाँ गलत हो जाएगा। क्वालिफाई होगा। जहाँ देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ दिख रहा होगा QUALIT, जहाँ लिखा है वहाँ T नहीं होगा, वहाँ F होगा। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान दीजिएगा, वहाँ F होगा, गलती से यहाँ पे T लिखा गया है। तो विच क्वालिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब परिविशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक, तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, कि वो कैसा है, किस तरह का दिखता है, वो क्या, कि मतलब कोई भी चीज़ वो कैसी है, क्या है वो चीज़, कैसा है, उसका रंग कैसा है, ठीक, वो कैसा व्यवहार कर, वो चीज़ कैसा व्यवहार करता है, ये सब किस में आता है? एडजेक्टिव में आता है। और एडजेक्टिव की एक नॉर्मली खासियत ये होती है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक, तो ये उसकी खासियत होती है पहचानने का। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो हमेशा नाउन के साथ ही है, लेकिन नॉर्मली वो नाउन के साथ आता है या प्रोनाउन के साथ आता है। लिखा है फर्स्ट, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। तो जहाँ ब्यूटीफुल देखो बोल्ड में लिखा है, डार्क में, तो ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है। ही इज़ अ ब्रेव, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो बहुत बहादुर लड़का है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब अच्छे छात्र हो। फोर्थ, शी ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, वो ठंडा पानी पीती है। इन शब्द वाक्यों में ब्यूटीफुल, ब्रेव, गुड तथा कोल्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्रमशः गर्ल, ब्यूटीफुल कौन है? गर्ल। ब्रेव कौन है? बॉय। गुड कौन है? स्टूडेंट। कोल्ड कौन है? वाटर। तो आप देख रहे हो किसकी विशेषता बता रहा है? गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल। बॉय की विशेषता कौन बता रहा है? ब्रेव, कि वो कैसा है। गुड बता रहा है कि वो मतलब वो स्टूडेंट अच्छा है। कोल्ड मतलब कोल्ड किसकी विशेषता बता रहा है? वाटर की। तो आपको समझ में आ गया, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है क्वालिटी, जो क्वालिटी होते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, अगर पूछे कोई काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव तो कई सारे होते हैं, देखते हैं कौन कौन सा। पहला, विशेषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे ए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वो एडजेक्टिव जो क्वालिटी होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की गुण बताए कि वो कैसा है ना। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रकार या उससे गुण की गुण को दर्शाते हैं। जो मैंने कहा ना प्रकार, कि वो किस प्रकार का है, या उसका गुण यानी उसकी क्वालिटी बताता है। जैसे कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, तो कोलकाता का प्रकार कैसा है, मतलब किस रूप में है, तो बोलो कि बड़ी बड़ी सिटी है। तो सिटी की क्वालिटी क्या है? कि वो बड़ी है। ठीक है। ही इज़ अ लेजी मैन, ही इज़ अ लेजी मैन, आदमी कौन, आदमी कैसा है? आदमी लेजी है, आलसी है। राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ऑनेस्ट लड़का है। तो एन ऑनेस्ट यानी कि ऑनेस्ट किससे आया? पहले आया है बॉय से, तो ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। यहाँ देखो ब्रेव नहीं लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि जो ये ब्रेव यूज़ हुआ है वो यू के लिए यूज हुआ है। नॉर्मली जो ब्रेव होता है वो ब्रेव के साथ कोई नाउन आता ही है, लेकिन जब कोई नाउन ना आए तो जो बचा हुआ है उसको हम मान लेंगे कि भाई कि ये उसके लिए है। जैसे
कोलकाता का वर्णन बिग और राम का वर्णन ऑनेस्ट कर रहा है, अतः ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी प्रकार लेजी और ब्रेव भी एडजेक्टिव हैं, ठीक, वो भी एडजेक्टिव क्वालिटी में ही आएंगे। सेकेंड बी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो ध्यान से नाम समझो, क्वालिटी मतलब गुण किसी का और क्वांटिटी मतलब मात्रा, जैसे 2 लीटर 3 लीटर कुछ, है ना, 2-3 लीटर तो नंबर हो जाएंगे। मान लो कुछ, जैसे मैंने कुछ पानी ले लिया, है ना, मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, मैंने कुछ संतरे ले लिए। तो देखो कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, ये सब क्या है, ये क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है, ठीक। अगर हम इसमें नंबर जोड़ देंगे, जैसे 2 किलो 3 किलो 1 लीटर, तो ये नंबर वाले में चल जाएगा। अभी आपको नंबर वाला पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, अभी आप बस ये समझिए क्वांटिटी आ रहा है। इस प्रकार के एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का बोध होता है, लेकिन वो मात्रा एग्जैक्ट नहीं होती है, वो अनुमान लगाया जाता है, ठीक। जैसे आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, देखो यहाँ कुछ लिखा है, सम राइस, यहाँ ये नहीं लिखा, 1 किलो नहीं लिखा है, 2 किलो नहीं लिखा है, ना ही वन राइस 2 राइस लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी की तो बात कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट नंबर वाला अलग से होता है। सेकंड, यू हैव नो सेंस, आप तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है, तो सेंस की मात्रा कितनी है, कुछ नहीं। जो सेंस, समझ जिसे बोलते हैं, समझ की मात्रा कितनी है, कुछ नहीं। ही शोड मच पेशेंस, उसने बहुत पेशेंस दिखाया, है ना, धैर्य, तो धैर्य क्या कितना है, धैर्य बहुत है, तो धैर्य की क्वांटिटी क्या है, मात्रा है, वो जो बहुत है, हम उसको माप नहीं सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये बहुत है, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट नंबर में बोल रहा हूँ, ठीक। वैसा ही चौथा भी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। ध्यान दो क्या लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताया रहा है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, यानी जो ए वाला है वो बता रहा है। एट्रीब्यूट का प्रयोग, इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, मतलब ये नाउन से पहले आने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो सब एट्रीब्यूट भी कहते हैं। एट्रीब्यूटिव, शी इज़ एट्रीब्यूटिव, सॉरी गलती हो गया, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक। यू आर अ गुड बॉय, ही इज़ अ रिच मैन, आई हैव अ बिग हाउस। अब लिखा है प्रिडिक्टिव का प्रयोग, एट्रीब्यूटिव यानी नाउन से पहले आने वाले एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव कहते हैं, और बिना नाउन के आने वाले एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव कहते हैं। और ध्यान दो, ये वो नाउन होते हैं जो किसी का गुण बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, है ना, कि वो किस प्रकार का है या वो कैसा है। इस लिखा है प्रेडिकेटिव का प्रयोग वाले में, इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के साथ होता है। लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, इसके साथ ही होता है। दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, अब देखो ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन नहीं है, अगर ब्यूटीफुल के बाद नाउन नहीं है तो इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, अगर ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन आ गया तो उसको हम एट्रीब्यूटिव कहेंगे, ठीक। वैसे बाकी तीनों एग्जाम्पल हैं। फिर लिखा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो मैं आपको पहले बता रहा था, और न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी इसको 2 तरीके से बोला था, या तो न्यूमरल एडजेक्टिव बोलिए या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दोनों बात सेम है। ये विशेषण बताते हैं कि कितने व्यक्ति और कितनी वस्तुएं हैं, इन्हें न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे द हैंड हैज़ 5 फिंगर, फिंगर नाउन है, और 5 फिंगर कितनी है, देखो यहाँ अगर मैं बोलूँ द हैंड हैज़ सम फिंगर, अगर मैं कुछ लिखूँ, सम लिख दूँ, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ 5, जैसे मैंने नंबर, एग्जैक्ट नंबर बता दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 बुक हैं, मैं बोलूँ आई हैव फ्यू बुक्स, अगर मैं फ्यू बोल रहा हूँ यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ मतलब सम, मच, ये सब भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट नंबर की बात करेंगे तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो पहला वाला था वो 2 प्रकार होते हैं, ठीक वैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 प्रकार। पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, एकदम निश्चित, पक्का, इस प्रकार का एडजेक्टिव निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। इन्हें कोऑर्डिनल या कॉर्डिनल कहते हैं। कोऑर्डिनल अलग अलग वर्ड है, लेकिन जब इसको मिला देते हैं तो कॉर्डिनल बन जाता है। ध्यान समझो, कॉर्डिनल वर्ड्स वो होते हैं जैसे 1, 2, 3 होते हैं, और जो हम सुनते हैं फर्स्ट, जैसे मेरा बेटा फर्स्ट आया या मेरी बेटी फर्स्ट आई, ऐसे लोग बोलते हैं ना,
तो वो क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये ऑर्डिनल होते हैं, ये ऑर्डर बताते हैं 1 2 3। और कॉर्डिनल मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट करते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे 1 2 3 जुड़ता है, फर्स्ट सेकंड कभी नहीं जुड़ता है। कभी आपने सुना है, कभी आपने जोड़ा भी है फर्स्ट सेकंड? नहीं, आपने कभी नहीं जोड़ा होगा, लेकिन आपने 1 2 हमेशा जोड़ा है। तो कॉर्डिनल मतलब ही होता है जो जुड़ कर बने, जो जुड़ सकता है। और फर्स्ट और ऑर्डिनल मतलब होता है जो ऑर्डर में है, ठीक, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये, ठीक। तो जैसे एग्जांपल, द काउ हैज़ 4 legs, गाय के पास 4 पैर हैं। शी हैज़ 2 horses, उसके पास 2 घर हैं। ही पास्ड इन फर्स्ट डिवीज़न, वह फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है, ठीक। तो यहाँ देखो, पहले 2 वाले जो थे उसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव तो कहेंगे, लेकिन डेफिनेट एडजेक्टिव में कॉर्डिनल एडजेक्टिव कहेंगे। और फर्स्ट जो है वो क्या है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को हम तो कहेंगे, लेकिन ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर हो गया? अब पहला हमने देखो, ध्यान दो, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, फिर से रिकैप कर रहा हूँ। न्यूमरल एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं, हमने देखा अभी पहले वाले में भी 2 प्रकार के होते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं दूसरा, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। नाम से क्लियर है, ये इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव इस पर संख्या बोध नहीं कराते। ध्यान दीजिएगा, सेम वैसा ही जैसा आपको बी में दिख रहा है, ठीक। मैं बार बार इसके लिए रुक जा रहा हूँ, थोड़ा मैं एग्जैक्ट वर्ड पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई कि कुछ और मैंने पढ़ दिया, ठीक। अब देखो, एक आप पहचानोगे अंतर कैसे, एक अंतर आपको पहचानने का तरीका क्या है, ये जो मात्रा जो बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो एक मात्रा बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक, या किसी भी फीलिंग का। यहाँ जो बताया जा रहा है ये किसी नंबर को बताया जा रहा है, या किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति को बताया जा रहा है। देर आर सम बॉयज़ इन द फील्ड, ठीक, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी आदमी मर जाएं। ये तो मतलब मर जाना चाहिए, या जरूर मर जाना चाहिए, इसका मतलब होता है। मस्ट मतलब होता है जरूर, तो वही सभी आदमी मर जाए, जरूर मर जाना चाहिए। पता नहीं क्यों लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए सही है। सम बॉयज़ ऑल मैन, यहाँ देखो, ऑल हो चाहे सम हो, ये दोनों नंबर को शो कर रहे हैं। ऑल मतलब भी होता है, आप बता रहे हो कि भाई कुछ 10-12 लोग हैं, और सम मतलब भी मतलब होता है कम से कम 3-4 लोग तो हैं ही, ठीक। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव को शो तो कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली, यानी इनडेफिनिट वे में। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। नाम से क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी ये बांटता है। इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। ये नाउन से पहले इसका यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नाउन से पहले नहीं करेंगे तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर नाउन के साथ करेंगे तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच, इधर, नीदर, इसको नाइदर भी बहुत लोग बोलते हैं, और एवरी। एग्जाम्पल, ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ देखो, ईच के बाद तुरंत बॉय आ गया। एवरी बॉडी, देखो एवरी एक अलग से वर्ड है, उसमें बॉडी हम जोड़ दे रहे हैं, बॉडी नाउन होता है। तो एवरीबॉडी शुड ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट। इधर पेन विल डू, है ना, पेन विल डू मतलब इधर पेन, यह पेन भी करेगा, इसका मतलब ये होता है। इधर गर्ल कैन कम हियर, या गर्ल यहाँ आएगी। नीदर वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, कोई भी घड़ी सही समय नहीं बता रही है। तो यहाँ देखो, नंबर की बात तो हो रही है, लेकिन ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है। जैसे ही कोई चीज़ बांट देता है और वो न्यूमरल होता है और उसके साथ नाउन आ जाता है, तो उस वर्ड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। और ये आप 4 नाम हमेशा याद रख लेना। ऑल इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है, लेकिन एवरी, देखो दोनों का लगभग मतलब एक ही होता है। ऑल भी हम बोल सकते हैं, एवरी भी, लेकिन देखो दोनों को अलग कैटेगरी में रखा गया। ऑल को इंडेफिनिट कैटेगरी में रखा गया है, और एवरी को डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि एवरी जो होता है वो एक एक लोग को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ऑल सभी को साथ में करता है। इसीलिए विशेष कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो प्रयोग के आधार पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाते हैं, यानी उसका प्रयोग कैसे करते हैं उसके हिसाब से वो बदल जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहाँ पे तुलना किया गया है। आई हैव इनफ वेल्थ, मेरे पास पर्याप्त धन है। अब देखो, वेल्थ क्या है, उसको आप नाप तो सकते नहीं हो, तो आप अंदाज़ा बोलते हो। देयर आर इनफ ग्लासेस, आप ग्लास को तो आप नाप सकते हो। तो यहाँ जो चीज़ नापी जा सकती है नंबर में, उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम
एडजेक्टिव ऑफ नंबर रखते हैं, और जिसको हम नंबर में नहीं नाप सकते हैं उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में रखते हैं। सेकंड, ही लॉस्ट ऑल वेल्थ, उसने सभी पैसे, उस वेल्थ मतलब सभी संपत्ति उसकी उड़ गई। ऑल मैन मस्ट डाई, सभी आदमी जरूर मरने चाहिए। ये पता नहीं क्यों दोबारा आ गया सेंटेंस, बाकी एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा। चौथा, फिर से रिकैप कर ले रहे हैं। हमने एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखा, फिर हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर हमने देखा जो ए था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके दो रूप होते हैं या दो प्रकार कह सकते हैं, एक होता है एट्रीब्यूट वाला, एक होता है प्रेडिकेट वाला। फिर हमने देखा तीसरा एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, और ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में दो प्रकार के होते हैं, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल। फिर इनडेफिनिट हमने देख लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव देख लिया हमने। अब हम चलते हैं डी पे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हम देखो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए क्या अंतर है। ये विशेषण सिंगुलर नंबर के नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी ये सिर्फ सिंगुलर नंबर को डिस्क्राइब करते हैं, जबकि ये सिंगुलर को भी डिस्क्राइब कर सकता है, प्लूरल को भी कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली ये भी सिंगुलर का ही डिस्ट्रीब्यूटिव करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। ईच वर्ड ऑफ इट्स इज फॉल्स, उसके हर एक प्रत्येक शब्द उसका गलत है। प्रत्येक मतलब होता है एक एक करके। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, सब लड़के अपना मतलब हर एक लड़के अपना चांस या अपना टर्न जरूर लें। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाम से क्लियर है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी देखा था, हमने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन भी देखा था, ठीक वैसा ही है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अंतर क्या है, इसमें डेमोस्ट्रेटिव वर्ड के बाद जो वर्ड है उसके साथ हम नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे ये मतलब इसका परिभाषा देखते हैं, ये विशेषण किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। दिस मैन इज टॉलर देन यू, दिस मैन, तो दिस के बाद मैन आ गया, मैन होता है नाउन। आई हेट सच थिंग्स, थिंग्स क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या है, सच, तो सच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक वैसे दो और हैं। इटैलिक शब्द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जैसे पहले वाले में दिस था, दूसरे वाले में सच था, तीसरे वाले में दीस था और चौथे वाले में दैट था। अब देखो विशेष डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज जो ये होते हैं के बाद यदि नाउन शब्द का प्रयोग हो जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैं आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। एग्जाम्पल्स, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आप चेक कर सकते हो, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक, पहला वाला दिस इज़ माई बुक, इसमें देखो दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया, जबकि यहाँ देखो दिस बुक इज़ माइन, यहाँ दिस के बाद नाउन आ गया है बुक। ठीक वैसे ही बाकी तीन एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं एफ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से आते हैं, व्हाट, विच, हु, हुज आदि कई वर्ड हैं जो नाउन से प्रश्न पूछते हैं तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो डायरेक्ट नाउन से पूछे, विच बुक, कौन सी बुक, तो सॉरी विच पेन लिखा था मैं, विच बुक बोल दिया। हुज बुक इज दिस, किसका किताब है ये, तो कभी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर नाउन आ गया तो उसको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 8 विशेष में यही लिखा है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आ गया उसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैं दो बता दे रहा हूँ। आई हैव कॉल्ड देम सेवरल टाइम्स, इसमें आपको पहचानना है कि एडजेक्टिव क्या है। तो बहुत सिंपल है, एडजेक्टिव क्या है, सेवरल, सेवरल क्या है, एडजेक्टिव है। एन एलिस एस इज बेटर देन अ डेड लॉयन, ठीक है, सॉरी एन एलिव एस, अलाइव, मैं बार बार एलिव बोल दे रहा हूँ, मुझे लगा किसी का नाम है। एन अलाइव एस इज बेटर देन अ डेड लॉयन, इसका मतलब ये होता है कि एक जिंदा गधे से एक मरे हुए शेर से बेहतर होता है एक जिंदा गधा, ठीक है, जो काम कर सके कम से कम। तो इसमें देखो डेड लॉयन, तो जो डेड है वो एडजेक्टिव है। ठीक, डेड क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि डेड के बाद लॉयन है और यहाँ डेड मतलब है कि उसकी विशेषता बता रहा है लॉयन की। लॉयन की विशेषता क्या है कि वो मरा हुआ है। ठीक, ऐसे आपको बाकी करना है। अब एक्सरसाइज नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको उसको अपने हिसाब से सुटेबल एडजेक्टिव यूज़ करना है। जैसे शी इज़ एन, वह है एक लड़की, तो शी इज़ एन, एन लगा है यानी
इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ही हैज़ अ बिग हाउस, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो, या लार्ज हाउस, जो आपको सही पड़े। ऐसे ही आपको बाकी एडजेक्टिव भरना है इसमें। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कब काम आता है, क्लास 11-12 में काम आता है मैक्सिमम टाइम। निम्नलिखित वाक्यों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। राम इज़ वाइज, हरी इज़ वाइजर देन राम। पहले को समान तरीका, मैं बुद्धिमान हूँ, हरी मुझसे बुद्धिमान है, ठीक है। और कोई तीसरा है मोहन, मोहन सबसे बुद्धिमान है। तो आपने देखा बुद्धिमान शब्द का प्रयोग हमने 3 तरीके से किया, एक सामान्य तरीके से अपने लिए, दूसरा किसी की तुलना करने के लिए, और तीसरा सबसे तुलना करने के लिए। तो जब आप सामान्य बोलते हो तो उसको हम राम इज़ वाइज देख सकते हो आप। दूसरा हरी इज़ वाइजर देन राम, इसमें हम तुलना कर रहे हैं किसी एक से, किसी 2-3 लोग से भी तुलना कर सकते हैं, जरूरी नहीं है केवल एक लोग से, हो सकते हैं 2-3 लोग या 5-6 लोग, किसी से भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन एक ही कैटेगरी के लोगों को तुलना कर सकते हैं, या एक ही मेंशन लोगों का, ठीक है, चाहे वो पीपल हो चाहे कोई भी हो। मोहन इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, मोहन सब में बुद्धिमान है। इसमें हम सबसे तुलना कर रहे हैं, सबसे, कोई नहीं बचाया। लिखा है प्रथम वाक्य में एडजेक्टिव वाइज मूल रूप में प्रयोग किया गया है, इसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी कभी भी आपको कोई सामान्य ऐसा एडजेक्टिव मिल जाए जिसको आप अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, तो जो आप पहला सामान्य तरीका यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। दूसरे वाक्य में 2 व्यक्तियों की तुलना करने के लिए वाइजर शब्द का प्रयोग हुआ है, यह कंपैरेटिव डिग्री है। नाम से क्लियर है, यह कंपैरेटिव यानी कंपेयर करता है। तीसरे वाक्य में तुलना करने में 2 से अधिक व्यक्तियों का उल्लेख है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जब तुलना में गुण या मात्रा का सर्वाधिक या न्यूनतम बोध हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, या तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा या सबसे कम, सबसे चौड़ा या सबसे छोटा, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, सबसे मोटा या सबसे पतला। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं या उससे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पहला, कुछ एडजेक्टिव के कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मतलब अलग अलग। जैसे पॉजिटिव डिग्री बैड, बैड का कंपैरेटिव डिग्री एक लोग से तुलना या एक जैसे लोगों की तुलना, तो हम वर्स लगाते हैं। फिर सबसे तुलना करने के लिए हम वर्स्ट लगाते हैं। इसमें आप देख सकते हो जो तीनों वर्ड हैं, चाहे वो पॉजिटिव डिग्री, चाहे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, वो तीनों सेम नहीं हैं। उनमें बैड अलग है, वर्स्ट अलग है, वर्स्ट अलग है, ठीक। तो ऐसे डिग्री फॉर्म को हम इरेगुलर कहते हैं, ठीक। वैसे फोर, फार्मर, फॉर्मर या फोरमोस्ट। फोर मतलब एक बात हो रहा है पुराना, फॉर्मर मतलब किसी चीज़ से पुराना, और फॉरमोस्ट मतलब सबसे पुराना या फर्स्ट, जिसे हम फर्स्ट बोलते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आता है, ठीक। गुड, बेटर, बेस्ट, आपने ये वर्ड सुना होगा। ही इज़ बेटर देन, मान लो कोई पूछता है मान लो सत्येंद्र इज़ अ गुड बॉय, अब कोई ऐसा बोलता है शीला इज़ बेटर देन सत्येंद्र, ठीक। और तीसरा हो गया पंकज इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, पंकज सबसे बढ़िया है। इस तरीके से हम तुलना करते हैं। दूसरा, सभी एक सिलेबल से बने एडजेक्टिव बिग, स्मॉल, डियर तथा कुछ 2 सिलेबल से बने, सिलेबल से बने। सबको सिलेबल क्या होता है? सिलेबल मतलब होता है 2 साउंड से बने, और मतलब सिलेबल मतलब होता है साउंड, और इसीलिए इसको बोलते हैं 1 सिलेबल यानी 1 सिलेबल, 2 सिलेबल 2 सिलेबल लिखा है यानी 2 सिलेबल, यानी 2 साउंड से जो मिलकर बने हुए हैं से बने एडजेक्टिव। जैसे क्लेवर, इजी, लवली, देखो नाम से क्लियर है। क्लेवर 2 साउंड है, इजी आपको लगेगा इजी हम एक ही बार हम बोलते हैं, लेकिन ध्यान दो, ई बोलते हैं फिर जी बोलते हैं, 2 अलग साउंड है। लवली, लवली 2 साउंड है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 सिलेबल। 1 सिलेबल जैसे होता है बिग, आप एक ही बार में बोल दे रहे हो बिग। स्मॉल, स्मॉल आप एक ही बार में बोलते हो। डियर, डियर आप एक ही बार में बोलते हो। तो ऐसे वर्ड्स को हम सिलेबल, 1 सिलेबल वाला कहते हैं, और जब हम 2 साउंड वाले वर्ड बंद होते हैं उसको हम 2 सिलेबल वाले कहते हैं।
कि पॉजिटिव डिग्री में ई आर या ई एस प्रत्यय जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। ध्यान दो, नॉर्मली हम ई आर जोड़ते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, मतलब तुलना करने के लिए, और अगर हम ई एस टी जोड़ते हैं तो वो सुपरलेटिव बनता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री बिग लिखा है, एक बार हमने बोल दिया बिग, तो बिग का कंपैरेटिव क्या हो गया, बिगर, और बिगर का सुपरलेटिव क्या हो गया, बिगेस्ट। तो देखो ई आर जुड़ गया, बिग में ई आर जुड़ गया, जी भी जुड़ गया वैसे, लेकिन नॉर्मली ई आर जुड़ गया, और बिगेस्ट में भी ई एस टी जुड़ गया। तो जब ई आर जुड़ता है तो नॉर्मली इसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और ई एस टी जुड़ता है तो हम सुपरलेटिव, यानी सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, या सबसे ऐसे बोलते हैं। तीसरा, कुछ दो सिलेबल से बने तथा सभी दो से अधिक सिलेबल से बने एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर या लेस रखकर कंपैरेटिव डिग्री तथा मोस्ट या लीस्ट रखकर सुपरलेटिव डिग्री का भाव प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कहीं बोलना मोर हैंडसम, ठीक, जैसे हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, सुंदर, उससे सुंदर, सबसे सुंदर, ठीक है। जैसे मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे वर्ड जो दो सिलेबल से बने हों कुछ, या दो से अधिक सिलेबल से बने हों, उसके साथ हम अलग से वर्ड जोड़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट जोड़ते हैं। एक्सरसाइज 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री टू ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको भरना है, या तो कंपैरेटिव या तो सुपरलेटिव। देखो, सुपरलेटिव पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है। क्या लगता है, द। तो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो जब द लग गया तो यानी कि हम उसको बिगेस्ट कहेंगे। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब देखो, बहुत आसान तरीका है इन तीनों को पहचानने का। नॉर्मल लिखा है तो उसको हम सिंपल पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अगर किसी का तुलना हुआ है तो उसके साथ कहीं ना कहीं देन जरूर यूज़ हुआ होगा। अगर देन यूज़ हुआ है और आपको लग रहा है कि ये तुलना है तो आप समझ जाइए कंपैरेटिव है। फिर तीसरा, अगर तीसरा में क्या होगा, द जरूर लिखा होगा और आपको लगेगा ये सबसे तुलना किया जा रहा है, ठीक, तो अब समझ जाना कि ये सुपरलेटिव, सुपर मतलब ही होता है सबसे ऊपर। तीसरा सेकंड है, द पेन इज माइटियर। माइटी का कंपैरेटिव डिग्री होता है माइटियर और सुपरलेटिव डिग्री होता है माइटीएस्ट, तो माइटियर देन स्वॉर्ड। तीसरा, द डैश बिल्डिंग आर फाउंड इन इंडिया, तो द हाईएस्ट बिल्डिंग बोल सकते हो। द यूज हुआ है तो आप हाईएस्ट बोलो, क्योंकि ये सबसे पूरे भारत में सभी बिल्डिंग से तुलना किया जा रहा है। अब एक्सरसाइज नंबर 11, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे मेक लेस नॉइज, इसमें लेस क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और एडजेक्टिव क्या है आपको, लेस ही एडजेक्टिव है। ही द किंग इज़ वेरी पावरफुल, तो वेरी क्या है, ये एडजेक्टिव तो है ही, साथ में कौन सा ये डिग्री है, तो ये है सिंपल बोल सकते हो आप, ठीक। अब देखो डिटरमाइनर, अभी हमने देखा था एडजेक्टिव के टाइप्स, फिर हमने देखे डिग्री देखा हमने जो 3 प्रकार के होते हैं, फिर हम देख रहे हैं डिटरमाइनर, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। डेफिनेशन, अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड लिमिट्स इट्स मीनिंग। ध्यान दो, नाउन से पहले आता है, नाउन का जो मीनिंग होता है उसको लिमिट करता है, मतलब एक बाउंड्री में रख देता है कि इसके अलावा आप कुछ और नहीं कह सकते हैं, इसका अर्थ कुछ और नहीं हो सकता। द टर्म इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन मॉडर्न ग्रामर, ये जो टर्म ये तरीका है ये आजकल बहुत ज़्यादा ग्रामर में यूज़ होता है। परिभाषा, डिटरमाइनर वे शब्द हैं जो नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं और उसके अर्थ को सीमित कर देते हैं। अर्थात डिटरमाइनर वे शब्द हैं जो नाउन या एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किए जाने पर उनके अर्थ को सीमित ही नहीं करते वरन परिवर्तित भी करते, कभी कभी परिवर्तन भी करते हैं। जैसे डिटरमाइनर इस प्रकार के होते हैं, ए एंड द मुख्य हैं, अन्य महत्वपूर्ण हैं, दिस दैट दीज दोज माई आर योर हिज हर, ऐसे पूरे ATC तक हैं। दूसरे शब्द में डिटरमाइनर में निम्नलिखित चीज़ें आती हैं, जैसे आर्टिकल, अगर आपको कोई कैटेगरी डिटरमाइनर पढ़ाएगा कैटेगरी वाइज तो पढ़ोगे आप आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव,
पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, इस तरीके से पढ़ोगे आप। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। अब हम डायरेक्ट आगे आर्टिकल, डिटरमाइनर से हम कहाँ पे आगे आर्टिकल। आर्टिकल भी दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट वो आर्टिकल जो निश्चित नहीं होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, ए और एन। ए का प्रयोग व्यंजन यानी ध्वनि, व्यंजन ध्वनि देने वाले यानी कॉन्सोनेंट साउंड शब्दों से पहले होता है। ध्यान दो, ए का पहले ए वर्ड का हम यूज़ किसी भी नाउन से पहले तभी करेंगे जब उस नाउन का जो साउंड है वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, यानी व्यंजन, जैसे बी से, सी से, डी से, एफ से, जी से, एच से, पी से, एल से, एम से। तो आप समझ जाओ कि वो ए उसके साथ हमें यूज़ करना है। और एन का प्रयोग वाउल साउंड देने वाले यानी स्वर ध्वनि देने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। जैसे अ पेन, अब सुनो पेन, प आ रहा है तो अ पेन सही है। एन आउल, आउल देखो बोलने में क्या लग रहा है, आ रहा है, आ रहा है यानी आ मतलब आ रहा है यानी कि ये ए आ रहा है, यानी कि ये स्वर है अर्थात वाउल है, इसलिए इसके आगे एल लगा है। अब बुक, बुक बोलने में आपको देखो ब आ रहा है, इसलिए उसके जो कि कॉन्सोनेंट होता है इसलिए उसके आगे ए लगा है। और एलिफेंट में ए आता है यानी कि ई आता है, इसलिए उसको हम एलिफेंट, एन एलिफेंट कहते हैं। सेकेंड, डेफिनेट आर्टिकल, द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इनका प्रयोग निश्चित भाव प्रकट करने के लिए तथा नदी, पहाड़, समुद्र, द्वीप, समूह, राष्ट्र, जहाज, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी और पुस्तकों के नाम से पहले किया जाता है, जैसे द अरबियन सी, द हिमालय, द सन, द रामायण, द गीता एटसेट्रा। मोर अबाउट ए और एन, ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, यह बात ध्वनि पर निर्भर करती है कि आप जो साउंड है वो कैसा आ रहा है। अगर स्पेलिंग का प्रारंभिक वर्ड स्वर की ध्वनि देता है तो एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, स्वर देता है अर्थात साउंड। एन एस, इसलिए इसका आगे एन लगा है। एन एनमी, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन हायर, हायर, आय इसको आयर बोलते हैं, कई लोग ह नहीं बोलते हैं तो इसको आयर बोलते हैं। जैसे एक विशेष याद रखो, आर्स, ऑनेस्ट, आयर में फर्स्ट अल्फ़ाबेट एच है तो अवश्य जो कॉन्सोनेंट है परंतु ध्वनि वाउल की ही सुनाई दे रही है, इसलिए इससे पहले हम एन लगा रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़। नियम 1, ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि देने वाले से प्रारंभ होने वाले एक वचन के काउंटेबल नाउन से पूर्व होता है। जो काउंटेबल होगा और एक वचन होगा उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ काउ, अ हॉर्स, ऐसे बाकी सब भी है। आपने कभी असुगर नहीं सुना होगा, ठीक। विशेष काउंटेबल नाउन वे संज्ञाएं हैं जिनकी गणना की जा सकती है, जैसे बॉय, गर्ल, आपने नाउन में पढ़ा होगा। नोट, ऊपर दिए गए यूनिवर्सिटी और यूजफुल में यू वाउल होते हुए भी यू यानी हिंदी में यह आ रहा है कि ध्वनि दे रहा है, इसलिए इसके आगे हमें ए लगाना होता है। नोट, 1 रुपीज़ नोट में 1 में ओ वाउल होते हुए भी ये व की ध्वनि दे रहा है, इसलिए हम इसके आगे अ लगाते हैं। 1 रुपीज़, एन 1 रुपीज़ नहीं बोलते हैं। यूज़ ऑफ एन, एन का प्रयोग किए गए निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन इंक पॉट, दिस इज एन ऑक्स, दिस इज एन ऑरेंज फॉर यू। बाकी सब भी आप देख लीजिएगा। ऊपर दिए गए उदाहरणों में निम्नलिखित एप्पल, आउल, इंक पॉट, अम्ब्रेला, फॉक्स, ऑरेंज, ऑक्स, ऑरेंज सभी काउंटेबल नाउन अर्थात गिने जा सकते हैं और इनका जो साउंड है वो भी किससे है, एन के लिए सबसे बढ़िया है क्योंकि ये वाउल साउंड देता है। उपयुक्त काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में है। इन काउंटेबल नाउन से वाउल की ध्वनि आ रही है, अतः वाउल से पहले या स्वर ध्वनि देने वाले सिंगुलर नाउन से पहले एन का प्रयोग होता है। अगर वो सिंगुलर है और वो साउंड दे रहा है
स्वर का यानी वाउल का, तो उसके आगे हमें क्या यूज़ करना होगा, एन। यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं डिटेल में कभी बताऊंगा, अभी आप बहुत शॉर्ट में समझिए। द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिस इज अ गोट, दिस इज अ ट्री। तीसरा, द गोट इज अंडर द ट्री। उपयुक्त धारणों में स्पष्ट है। वाक्य संख्या 1 और 2 में गोट तथा ट्री का परिचय कराने के लिए ए का प्रयोग हुआ। जब इन्हीं नाउन को वाक्य में दोबारा प्रयोग किया जाता है तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दो, जब पहली बार किसी आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है, खासकर ए का, तो दोबारा जब उसका यूज़ करते हैं तो उसका द का यूज़ करते हैं। नियम, निश्चित प्राणी, वस्तु या स्थान के पूर्व द का प्रयोग होता है। कोई निश्चित प्राणी है, कोई वस्तु या स्थान, उसके आगे में द का यूज करना होता है। जब किसी नाउन से निश्चित भाव प्रकट होता है, जैसे दिस इज द स्कूल वेयर, दिस इज द स्कूल वेयर वी रीड। तीसरा, जब किसी सिंगुलर नंबर के नाउन से संपूर्ण जाति का बोध होता है तो हम द का, जैसे द पुअर, आपने सुना होगा। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब देखो, काउ तो सिर्फ एक ही है, लेकिन द काउ लिख दिया, यानी कि ये बात हो रही है सभी काउ की बात हो रही है। वी शुड नॉट हेट द पुअर। यहाँ देखो, पुअर मतलब होता है कोई एक गरीब, लेकिन द पुअर यानी उस पूरी कम्युनिटी, पूरी जितनी भी पुअर लोग हैं उन सब की बात हो रही है। चौथा, नदी, खाड़ी, समुद्र, पहाड़ी, द्वीप समूह, राष्ट्र, जहाज, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी तथा पुस्तकों के नाम से पहले द आता है, जैसे द रामायणा, द सन, द मून, द इंडियन ओशन, द स्काई, द अर्थ। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, आपको पता ही है। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इसमें देखो बॉय से पहले बेस्ट आया, बेस्ट से पहले द आया है। 6, जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो प्रॉपर नाउन को फोर्स कम हो जाती है और इससे पहले द का प्रयोग होता है। यानी अगर हम प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ कर लें तो हम द का यूज़ कर सकते हैं। और यही मैं आपको बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में, जब मैं नाउन पढ़ा रहा था प्रॉपर नाउन, तब। द ग्रेट अकबर, द इमॉर्टल टाइगर, टैगोर। टैगोर कौन है? ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, कवि हैं। और इमॉर्टल मतलब अमर, ठीक। सो इमॉर्टल मतलब अमर, इमॉर्टल मतलब जो मरे। प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन से एग्जैक्ट पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। कोई एक एडजेक्टिव का यूज़ हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग ए एंड द वेर एवर नेसेसरी इन द फॉलोइंग। आपको अपने हिसाब से ए एंड द लगाना है। डू यू सी अ ब्लू स्काई, द ब्लू स्काई, क्या तुमने ब्लू स्काई देखा? अब आप डिसाइड करो वहाँ ए एंड द कौन लगेगा, ठीक। ये बहुत ईजी, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। तीसरा एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग ए एंड द वेदर वेन एवर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेम वैसा ही है कुछ, पहला बता दे रहा हूँ। ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन, यहाँ ही इज़ नॉट एन लगेगा क्योंकि आगे ऑनरेबल है, आपको पता है उसका साउंड अ से दे रहा है, यानी कि उसके आगे हमें एन लगाना होगा, ठीक। वैसे ही एक्सरसाइज है। अब देख रहे हैं 14th एक्सरसाइज। इसमें बहुत सेम वही करना है आपको, वही ए एंड द यूज़ करना है। मैं दो बता देना, जैसे पहला, वी शैल कम आफ्टर डैश आर, तो नाम से क्लियर है, आर लिखा यानी कि हमें क्या यूज़ करना है, एन। वी शैल कम आफ्टर एन आर, हम 1 घंटे में आ जाएंगे। द स्कूल, तो बहुत सिंपल है, द स्कूल विल क्लोज फॉर द क्रिसमस हॉलीडे। फॉर अ क्रिसमस हॉलीडे भी हो सकता है, द भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आप अपने से डिसाइड करो कि अ लगेगा कि द। जरूर बताइएगा अगर आपको पता है, एग्जैक्ट पता है तभी बताइएगा। और लिखने का आसान तरीका है, आप लिखोगे एक्सरसाइज नंबर 14 कमेंट बॉक्स में, एक्सरसाइज नंबर 14 टू डैश आंसर, फिर अपने हिसाब से आप आंसर लिख देना। 2 आंसर लिखना है आपको कॉमा डाल के, टू का 2 आंसर लिखना है, ठीक है। 14 एक्सरसाइज। इस वीडियो का हम लास्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, द वर्ब। इसके बाद मैंने कहा था आपको थर्ड पार्ट दूंगा, हो सकता है थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट भी बनाना पड़े क्योंकि वीडियो थोड़ी बहुत लंबी बन जाएगी, इसीलिए। क्योंकि इसके बाद आपको, अभी मैंने बस तीसरा ही ख़त्म किया, ये चौथा पॉइंट है। अभी आपको 4 और पढ़ाने हैं, तो हो सकता है वो 4 पार्ट बन जाए, या हो सकता है वो तीसरे पार्ट में ही मैं पूरा कवरअप करने की कोशिश करूँगा।
परिभाषा। वर्ब अर्थात क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए के करने या होने का भाव प्रकट करता है। तो अगर कभी आपसे वर्ब पूछे वर्ब क्या होता है, बहुत सिंपल बोलोगे आप, किसी के करने, कोई काम करने या होने का भाव प्रकट करने वाले शब्द को हम वर्ब कहते हैं। ध्यान दो, किसी भी क्रिया के करने या होने के भाव प्रकट करने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की जगह काम बोल सकते हो। Definition: A verb is a word used to say something about some person, place or thing as, जैसे I gave him a book, मैंने उसे दिया एक किताब। ठीक। The grass grows every day, everywhere, घास हर जगह उगी हुई है। The stars shine in the night, तारे चमकते हैं रात को। इसमें प्रथम वाक्य में किताब देने का, दूसरे वाक्य में घास के उगने का और तीसरे वाक्य में तारों के चमकने का कार्य हो रहा है। अतः गेव, ग्रो तथा शाइन क्रिया है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, वर्ब तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, वर्ब का मैंने अलग से वीडियो बनाया एकदम डिटेल में, 30-40 घंटे का, मतलब गलती हुई है, 30-40 मिनट का वीडियो है वो। तो अगर आपको वो चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, सर मुझे वर्ब वाला वीडियो चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। ठीक। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, इसका मतलब होता है जो कर्म के साथ आए, यानी ऑब्जेक्ट के साथ आए, सकर्मक। अकर्मक मतलब जो कर्म के साथ ना आए, अर्थात जो बिना कर्म के आए, बिना ऑब्जेक्ट के आए। ट्रांजिटिव का अर्थ है पासिंग ओवर, मतलब आगे पास करना। जब कर्ता के कार्य करने का फल कर्म के ऊपर पड़ता है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे द बॉय किक्स फुटबॉल, यहाँ देखो किक के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक। तो किक का जो पूरा अर्थ है वो कौन निकाल के दे रहा है, आखिर में फुटबॉल निकाल के दे रहा है। यहाँ लिखो, यहाँ समझाया भी है, यहाँ सब्जेक्ट बॉय के किक करने की क्रिया का फल फुटबॉल पर पड़ रहा है ना। इसका जो फल है वो किससे पड़ेगा, फुटबॉल पे ही पड़ेगा ना। इसके विपरीत जब कर्ता के कार्य का फल ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म पर नहीं पड़ता तो इनट्रांजिटिव क्रिया होती है। यानी कि कोई अगर कोई कर्ता, कोई मतलब कोई भी काम करने वाला है, किसी सेंटेंस में बात हो रही है उसके बारे में, अगर उसका परिणाम ऑब्जेक्ट से नहीं मतलब है तो वो इनट्रांजिटिव होगा। उसका परिणाम अगर डायरेक्ट, अगर उसका परिणाम ऑब्जेक्ट से मतलब रहेगा, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रहेगा। अगर उसका मतलब नहीं रहेगा तो वो इंट्रांजिटिव रहेगा। यहाँ लाफ क्रिया का अर्थ स्वयं में पूर्ण है। लाफ, यहाँ देखो लाफ अपने में पूर्ण है। अतः कौन सा सेंटेंस है, द बॉय लाफ्स लाउडली, अतः यह इनट्रांजिटिव वर्ब है। आपको लगेगा भाई लाफ्स के बाद लाउडली तो लिखा है, लेकिन ध्यान दो लाउडली पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लाउडली तो बस उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, लाउडली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्रिया के फॉर्म अलग से आगे आगे के अध्ययन में दिए गए। आगे का अध्ययन मतलब जो आपने पढ़ा वर्ब के बारे में और डिटेल में। अगर नहीं पता तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। एक्सरसाइज नंबर 15। अब देखो यहाँ द एडवर्ब लिखा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी एक्सरसाइज नंबर 15 के मैं 2 बता दे रहा हूँ। लिखा पुट आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको वर्ब पुट आउट करना है, मतलब निकालना है। टेल मी द ट्रूथ, इसमें वर्ब क्या है, टेल। टाइम चेंजेस एवरीथिंग, समय सब कुछ बदल देता है, तो उसमें चेंजेस जो लिखा है वो हो जाएगा वर्ब। तीसरा मैंने बताया, अब मैं दूसरा बताते रहा हूँ। द डॉग रैन आफ्टर मी, तो रैन ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको बाकी सब भी चेक करना। एडवर्ब आपको नीचे दिख ही रहा है, तो ये एडवर्ब आपको लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट में कदम नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, वो कल मिलेगा। तो तैयार रहिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, कल के लिए। कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि थर्ड पार्ट में ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर वो वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा जाएगी तो मैं उसको 4th पार्ट तक लेके चल जाऊँगा। ठीक है ना। कोई डाउट परेशानी होगी ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए। कहीं पर दिक्कत है अगर आपको ग्रामर से, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, इसी के साथ हम वीडियो का एंड करने वाले हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।